बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज एक आइडियल पीएम के सिलसिले में एक साइट पे आए हैं। कोशिश करेंगे कि हर उस चीज़ को टच किया जाए जिससे हमारी आइडियल पीएम हो सके। सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री फाइल देखते हैं, उसमें कोई पेंडिंग वर्क रह गया हो, कोई सीएम के दौरान कोई उसका रह गया हो, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए और फिज़िकली एक नज़र साइट पे पहुंचते ही जनरेटर को देखेंगे, कोई हैपन तो नहीं हुआ, कोई उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। फिर अगर प्राइम साइट है तो ठीक है, अगर स्टैंड बाई साइट है तो उसको 5-10 मिनट के लिए जनरेटर को रन करेंगे, देखेंगे उसकी मीटरिंग देखेंगे, उसकी आउटपुट देखेंगे और लोड पे 5-10 मिनट जब चलेगा वार्म अप भी होगा और उसके तमाम हिस्सों की कहीं लीकेज है, कहीं पे सीपेज है, वो सामने भी आ जाएगी। और उसके बाद हम उसको स्टॉप करके, एमरजेंसी स्टॉप करना नहीं बोलना, करने के बाद उसकी ऑयल ड्रेनिंग का सिस्टम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उसको जनरेटर चलाने के बाद ये देखना चाहिए कहीं से कोई डीजल लीक तो नहीं हुआ, वाटर लीक तो नहीं हुआ, कहीं पे ऑयल की कोई लीकेज तो नहीं आई, और जो सील्स की लीकेज है, इंजन की सील्स की लीकेज, उसमें तो कुछ नहीं, और उसके अलावा कोई ब्रेकेज ना हो। ऑयल के सम्प का जो ड्रेनेज है उसमें तो लीकेज नहीं है। फिर फिल्टर को स्टेप के साथ, फिल्टर ओपनर के साथ ओपन करेंगे और नफासत के साथ पॉलीथीन बैग चढ़ाते हुए, ताकि ऑयल नीचे ना गिरे, उसको फिल्टर को रिमूव कर लेंगे। फिल्टर रिमूव करने के बाद इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो उसमें जो फिल्टर हाउसिंग से जो ड्रॉप आते हैं वो ज़मीन पे या कैनोपी के अंदर ना गिरने पाएँ, ताकि उनके जब ड्रॉप गिरते हैं तो वो अपना एक निशान छोड़ देते हैं जो बाद में भी बताता है कि यहाँ पे लीकेज रही है। उसका फिर हल नहीं हो सकता। ड्रॉप को गिरने से ही बचाना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं, ये जितना भी ऑयल गिरा है इस वक्त पॉलीथीन बैग के अंदर है और ज़मीन पे और कैनोपी के अंदर गिरने से इसको बचाया गया। इसके साथ साथ आप इसका ऑयल कप जो है, ऑयल फिलिंग कप, उसको भी लूज़ करें ताकि एयर टाइट हो के ऑयल वहाँ रुका ना रहे और जब आप इसको खोलें तो ज़मीन पे ना गिर जाए। उसके बाद ये देखें, एक एक्स्ट्रा पेन जो है वो ऑयल पेन के नीचे लगाया जा रहा है ताकि ऑयल को सही तरीके से ड्रेन किया जा सके और ज़मीन से गिरने से भी बचाया जा सके। ये आपके सामने है। ऑयल पेन लगने के बाद पॉलीथीन बैग भी उसी तरह, ये एक गलत तरीका है। आप देख रहे हैं कि स्क्रू रेंच के साथ ये इस नट के एज ख़राब हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 मरतबा। ये इसको हमेशा स्पैनर से खोलना चाहिए, रिंग स्पैनर से, 17 का हो, 19 का हो, जो भी इस पे सूटेबल हो, रिंग स्पैनर से ही खोलना चाहिए। ये देखें, नफासत के साथ ऑयल जो है ना बगैर ज़मीन पे गिरे हुए पॉलीथीन बैग में मौजूद है। और इसी तरह अगर हम एहतियात करें तो कभी भी हमें साइड गंदी का मौका ना मिले। नए फिल्टर को फ्रेश ऑयल के साथ फिलअप करते हैं, उसके बाद वापस उसकी जगह पे असेंबल करेंगे फिल्टर हाउसिंग में। और जब फिल्टर को आप फिल करने के बाद उसी ऑयल से उसकी जो रबड़ सील है उसको वेट करें ताकि एयर गैप ना रहे और बाद में लीकेज का अमकान ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब आप उसको वेट करेंगे और फिर जब टाइट करेंगे वहाँ पे तो एयर गैप नहीं होगा, सील के टेढ़ा मेढ़ा होने से भी उसकी जगह नहीं छूटेगी और लीकेज नहीं होगी। ये देखें, उसी के साथ उसको, ताकि जब टाइट होगी तो इसका वेट, ये सम्प का कप दोबारा लगाया जा रहा है, ऑयल ड्रेन सम्प का, और साथ में ये फिल्टर आप देखें, हल्का सा उसको टाइट करें उसके स्पैनर के साथ। बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जहां आपने ऊपर तेल लगाया था और जो हाथ उसको लगे हैं ऑयली, वो उसको अच्छी तरह वापस क्लीन कर दें। इसके बाद डीजल फिल्टर की बारी है। ये देखें, पॉलीथीन बैग चढ़ा के उसको स्पैनर के रिंग के साथ खोला जा रहा है।
ओपन एंड के साथ कभी भी नहीं खोलना। खुल तो जाएगा 2, 4, 10 मरतबा के बाद उसका बोल्ट जो है ना वो उस कंडीशन में नहीं रहेगा कि आप फिर उसको आसानी के साथ खोल सकें। इसका भी रिमूव करने के बाद डीज़ल इसके पॉलीथीन बैग में ही रहेगा। ज़मीन पे गिरने से बचाना है। डीज़ल भी अपना निशान छोड़ता है और डीज़ल का निशान भी डस्ट को दावत देता है जो बाद में आने वालों को नज़र आए और फिर किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। फिल्टर को रिमूव करने के बाद इसका कप जो है उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए। उसमें से कोई इम्कान ना रहे डस्ट का या कचरे का या किसी चीज़ का। उसको क्लीन करने के बाद नए फ़िल्टर के साथ, नई सीलों के साथ दोबारा उसी तरह वापस असम्बल करना है। फिर लिफ्ट पंप से या इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप है तो उससे उसको फिल करना है। ये देखें नई सीलें नए फिल्टर के साथ इसके सामने। इस तरह वापस सीट पे बिठाते हुए फ़िल्टर को एहतियात से रखना ताकि सील अगर टेढ़ी होगी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगी, एयर का मसला होगा, एयर रिमूव करना पड़ेगी बार बार और आखिर तक जब तक आप सील नहीं चेंज करेंगे उसका ये सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद अच्छी तरह उस एरिया को क्लीन कर दिया जाए। अगर डीज़ल कहीं गिरा है या गिरने से जो है ना कोई निशान आ गया उसको ख़त्म कर देंगे। अब ऑयल फिलिंग को अगर तो इजीली कैन का जो है मुंह है वो उसके फिलिंग पॉइंट पे ठीक तरीके से लग जाता है तो ठीक, वरना उसके लिए किफ यूज़ कर ली जाए। अब कैप को अच्छी तरह क्लीन करके वापस उसकी जगह लगाने के बाद इस एरिया को भी अच्छी तरह साफ़ कर दिया जाए ताकि डस्ट वस्ट का कोई निशान बाकी ना रहे इसमें। आपका ऑयल का और दोनों फिल्टरों का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अब रेडिएटर का लेवल चेक करना है आपने। ये देखें उसके हाथ पे निशान आ गया है कि उसका जो कूलेंट था वो बिल्कुल उसके लेवल पे है। उसके बाद बैटरी के टर्मिनल्स और सेल्फ मोटर के टर्मिनल्स, डायनेमो के टर्मिनल्स, इन तमाम टर्मिनल्स को कोशिश करें रिमूव करके दोबारा लगाने की। अगर रिमूव नहीं कर सकते तो उनको टाइट करने की कोशिश करें। ये देखें बैटरी का टर्मिनल उतार के दोबारा ग्रीसिंग करके लगाया गया है ताकि इस पर कोई कोरिजन बाकी नहीं है और नई ग्रीस के साथ ये जल्दी लूज़ होने का इम्कान नहीं है। बैटरी के फिलिंग की बारी है उसको लेवल टेस्ट करने की और उसकी ग्रेविटी टेस्ट करने की। तो ये ज़रा बैटरी टर्मिनल को गौर से देखें, नए सिरे से ये लगा है और ये कम से कम 2 महीने इसको कोई ना देखने वाला भी हो तो ये इसमें फ़र्क नहीं आएगा। स्पेशली डायनेमो और सेल्फ के जो कनेक्शंस हैं उनको रीटाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ग्रेविटी मीटर के साथ इसकी ग्रेविटी टेस्ट करनी है। नॉर्मल जो 1250 ग्रेविटी होती है इस एसिड के साथ। पानी की शरह अगर कम हो तो 1300 की तरफ जाएगी, पानी की शरह ज़्यादा हो तो 1100 की तरफ आएगी। अगर 1100 तक पहुंच गई है तो इसका मतलब बैटरी आपकी डिस्चार्ज है। ये इसकी नंबरिंग शायद वाज़ेह नज़र ना आए
लेकिन ये इस वक्त 1250 से कतरे ज़्यादा है। इसका मतलब एक ये भी है कि इसको वाटर फिलिंग की ज़रूरत है। ये तमाम में बैटरी वाटर ऐड करने के बाद इसके ढकने अच्छी तरह बंद कर देने चाहिए और इसके बाद स्टैटिक चार्जर को उसके प्रोसेस के तहत चेक करना चाहिए। ये कैप वापस अपनी जगह पे लगा दिए जाएं ताकि जब बैटरी चार्ज हो, जो फ्यूम्स उड़ते हैं, या स्टैटिक चार्जर आप उसके आउटपुट पे मीटर रखें। वहाँ सबसे पहले यही टेस्ट करें कि बैटरी पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। नहीं पहुँचती तो सर्किट कंप्लीट करें। अगर पहुँचती है तो चार्जर को ऑन ऑफ करके उसका चार्जिंग का सिस्टम जो है ना वो चेक करें कि स्टैटिक चार्जर बैटरी को चार्ज भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। एसी आउटपुट भी उस पर टेस्ट कर लें। एसी इनपुट जो चार्जर को दी जाती है उसको भी टेस्ट कर लें। अब रेडिएटर वॉशिंग का सिस्टम है, उसका फ्रंट खोला गया। अगर फ्रंट खुलने वाला नहीं है, कैनवस वाला है, तो उसको पानी की ड्रेनेज का ज़रिया ये एक साइड का कवर खोल के, रेडिएटर कवर जो है उसको खोल के यहाँ से क्लीनिंग के लिए, एक तो इससे बेल्ट की टाइटनेस चेक हुई, अल्टरनेटर के फ्रंट का जो सिस्टम है और उसके फैन बेल्ट की यहाँ से टाइटनेस चेक हुई। उसके साथ साथ रेडिएटर वॉशिंग भी यहीं से, ये देखें प्रेशर वॉशर के साथ अच्छी तरह कोई डस्ट नहीं रहेगी इसमें, जैसे जैसे इसको क्लीन किया जाएगा। और आपकी एक बकेट जो है अच्छा रेडिएटर साफ कर सकती है, सिर्फ एक बकेट। अगर आपको वहाँ पे पानी नल मैसर नहीं है, एक 10 लीटर 15 लीटर की आपकी बकेट जो है वो एक रेडिएटर को अच्छे तरीके से साफ कर सकती है। ये देखिए उसकी जो भी मट्टी थी उसमें से निकल आई है और बिल्कुल कम से कम ये 1 महीना तो आपको ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं करेगा, अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम इसमें ना हुई तो। उसके बाद जो पानी नीचे गिरा था, किसी कपड़े के साथ उसको रिमूव करके खुशक कर दिया जाए। ये इसके बाद एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक और डे फ्यूल टैंक जो है उसकी गेजेस को चेक किया जाए कि उसमें ठीक है। पैनल पे 2 मराहल हैं, एक तो पैनल की क्लीनिंग अहम पोर्शन है, दूसरा उसके तमाम टर्मिनल्स की, वो कंट्रोल के हों या पावर के हों, तमाम टर्मिनल्स की टाइटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप केबल की टाइटनेस को चेक नहीं करते तो यकीनन आप उस साइड पे बार बार विज़िट करेंगे, बार बार आपका उस साइड पे आपकी कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। जितने बार आपको इंतज़ामिया भी पूछेगी, आपको हमारा क्लाइंट भी पूछेगा, सब लोग सफ़र करेंगे उससे। इसकी टाइटनेस बहुत ज़रूरी है। पहले इसका क्लीनिंग का प्रोसेस करें, ब्लोअर के साथ अच्छी तरह उसकी डस्ट को निकालें। जिस डस्ट को आप समझते हैं ब्लोअर से हवा के साथ बाहर नहीं आ सकी, उसके लिए ब्रश यूज़ करें। बाज़ ज़्यादा नमी वाली जगहों पे डस्ट ठहर जाती है जो दूसरी ब्लोअर के साथ नहीं उठती। इसी तरह ये ATS पैनल है, इसको भी ब्लोअर के साथ, और उसके बाद उसके टर्मिनल टाइटनेस जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। इसमें ये मद्देनज़र रख लें कि लाइव ना हो जिस वक्त आप काम कर रहे हैं,
या अगर लाइव पोर्शन है तो उसको इंतहाई एहतियात के साथ, सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ आप उसको यूज़ करें। ये बहुत अहम है। बैटरी चार्जर के टर्मिनल और कंट्रोल के टर्मिनल बहुत अहम है। पावर का टर्मिनल लूज़ रहेगा तो 1-2 दिन 10 दिन के बाद आपको बता देगा कि मैं लूज़ था, और ये कंट्रोल के टर्मिनल कभी नहीं बता पाएंगे। ये आपको बार बार ट्रेवल करेंगे, बार बार साइड का सफ़र करना पड़ेगा। तमाम टर्मिनल्स को अच्छी तरह टाइट करें। टाइट करने का एक तरीका ये भी होता है कि जस्ट लूज़ करें और फिर टाइट करें। उसके बाद आप उसी तरह जनरेटर को स्टार्ट करते हुए उसकी मीटरिंग चेक करें, उसकी लीकेज चेक करें, और कैनोपी के डोर्स के जो हिंग्स हैं उसमें WD-40 वगैरह स्प्रे करें। और उसके बाद अब आते हैं AC सेक्शन की तरफ। ये जो AC रेस्ट पे था उसको ऑफ किया गया है। उसके कवर को खोला गया है। कवर को खोलने के बाद जो आउटर यूनिट है उसको कंप्लीटली खोल करके उसकी अच्छी तरह सफाई का वो किया जाएगा, ब्लोअर के साथ, ब्रश के साथ। उसके जहाँ पानी इस्तेमाल होना है पानी के साथ। इस पे प्रेशर वाशर नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि इसके फिन्स नहायत ही नरम होते हैं जो प्रेशर वाशर के साथ पिचक जाते हैं। ये फ्रंट कवर के बाद अब रियर कवर भी इसका खुल गया है। केबल कनेक्शन रिमूव करने पड़ेंगे रियर कवर को उठाने के लिए। ये याद रहे कि जब आप ये यूनिट खोलने जा रहे हैं आप इसका स्विच ऑफ करके आए हैं। इन द मेन टाइम दूसरा यूनिट चलता रहेगा। ये जो डस्ट ब्लोअर से नहीं उठ सकती या आप समझते हैं जो जमी पड़ी है उसको ब्रश के साथ हिलाएं, उस अपनी जगह से उसको रिमूव करें और उसके बाद फिर ब्लोअर यूज़ करें उसमें। के कंडेंसर में क्योंकि डबल पाइप गुजरता है तो खाली ब्लोअर उसकी पूरी डस्ट नहीं निकाल पाता, जिसके लिए वाटर भी यूज़ किया जाता है। ये देखिए कोने खुदरों में जो डस्ट रह गई थी उसको दोबारा से हिलाया जा रहा है ताकि ब्लोअर के साथ वो निकल जाए। की जो सेकंड साइड है उस पे भी ब्रश यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जिस साइड से हवा जाती है उससे दूसरी साइड पे अक्सर मट्टी रुक जाती है। उस डस्ट को रिमूव करने के लिए ब्रश यूज़ करना पड़ता है। और जब आप इस पे वाटर यूज़ करने जा रहे हो तो उसके टर्मिनल्स और कैपेसिटर का जो एरिया है उसको पॉलीथीन से या किसी चीज़ से ढांप दें ताकि उसमें पानी ना जाए। ये देखें अंदर ब्लोअर करने के बावजूद भी दूसरी साइड पे डस्ट थी, उसको ब्रश के साथ
रिमूव किया गया है। अब पानी के साथ उसको वॉश किया जाएगा। यहाँ प्रेशर वॉशर यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसके फिन्स कमज़ोर होते हैं, तो इसके वो पिचक जाते हैं। एक बार ड्राई बुश यूज़ किया गया था, अब उसको वेट करके भी यूज़ किया जा रहा है और फिर मज़ीद पानी भी उसमें डाला जाएगा ताकि उसके अच्छी तरह उसकी क्लीनिंग हो सके। देखिए, पहले ऊपर से ऐसे पानी गिराया जा रहा है जैसे उसके सेंटर में से गुजारना हो। उसके बाद फिर सामने की तरफ से एक छींटे की तरह पानी उसको मारा जाएगा ताकि जो पानी उसके अंदर गया है वो अपनी डस्ट लेके बाहर निकल जाए, उसकी डबल सतह में से डस्ट लेते हुए बाहर निकल जाए। ये टर्मिनल बॉक्स और उसके कैपेसिटर को ढाँप दिया गया है ताकि पानी से बचा जा सके। और जो इसका अर्थ लीकेज ब्रेकर जहाँ लगे होते हैं वहाँ अक्सर ये इसके सर्विस करने के बाद अर्थ लीकेज की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से भी इसको ढाँपना ज़रूरी है। देखें, सामने से पानी को इस तरह डाला जाए कि उसके जो डस्ट फिन्स में वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में खड़ी होती है वो भी निकल जाए। जो ऊपर से पानी डालने से रुक गई थी वो सामने से पानी डालने से वो निकल जाएगी। इसके बाद कोशिश की जाए कि एक बार फिर ब्लोअर लगा दिया जाए ताकि ये पानी भी बाहर निकल जाए, पानी फिर ना रुके। अब इंडोर यूनिट की तरफ आते हैं। उसका फ्रंट कवर रिमूव करके फ़िल्टर उतार लिए गए। फ़िल्टरों को सफाई के लिए जा चुका है आदमी। इन द मीन टाइम दूसरे उसके ब्रश के साथ क्लीनिंग हो रही है। फ़िल्टरों के बावजूद भी डस्ट अंदर रह जाती है, उसको क्लीन किया जा रहा है। कि वो डस्ट अच्छी तरह क्लीन करने के बाद कोनों खुदरों में अच्छी तरह ब्रश लगाने के बाद जब इत्मीनान हो जाए कि यहाँ पे डस्ट नहीं है, अब डस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं, उसको आप यूँ भी टेस्ट कर सकते हैं कि आप एक नंगे हाथ को उसके ऊपर लगाएं और फिर वापस अपने हाथ को देखें। अगर डस्ट लगी है तो उसका मतलब है यहाँ पे अभी भी डस्ट है। अगर आपका हाथ साफ है तो इसका मतलब है उसकी क्लीनिंग हो गई है। ये वेपरेटर की डस्ट जो है कलेक्ट की जा रही है। ये देखें, नीचे एक कपड़ा रख के ताकि ज़मीन पे भी कम से कम गिरे और ब्रश के साथ जो लगती है उसको उसे, ये उसका फ्रंट का कवर है, उसको अंदर से साफ़ किया जा रहा है। बाहर की डस्ट तो सबको नज़र आती है, अंदर की डस्ट तो कोई नहीं देख सकता। वो तो जो टेक्नीशियन उसको साफ़ कर रहा है उसी को मालूम है कि मैंने इसमें क्या छोड़ा है, लेकिन कभी ना कभी तो वो सामने आ ही जाती है। अब फ्रंट कवर को वापस उसकी जगह पे फिक्स किया गया है और बैनूनी सतह उसकी अच्छी तरह कपड़े के साथ सफाई की जा रही है ताकि बाहर से जो डस्ट के असरात हैं या जो हाथ लगे हैं उसको वो अच्छी तरह साफ़ हो सके। ये उसकी नीचे का जो आखिरी हिस्सा है जहाँ पे ब्लोअर के फिन्स हैं उसको भी क्लीन किया जा रहा है। ये थर्मोस्टेट का पोर्शन है, इसे आप जो एक एयर कंडीशन को मैनुअल भी करते हैं ताकि दूसरे पे काम किया जा सके, और थर्मोस्टेट से टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है।
ये इसकी क्लीनिंग अब आखिरी मराहल में है। इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरे की भी इसी तरह प्रोसेस किया जाता है जो एयर कंडीशन इस वक्त चल रहा है। इसको ऑन करने के बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और एयर कंडीशन के पैनल जो है ना उनकी क्लीनिंग उसी तरह ब्रश के साथ और ब्लोअर के साथ, फिर उसकी टाइटनेस तमाम वायर्स को रीटाइट किया जाएगा ताकि कोई लूजिंग कोई इम्कान ना रहे ऐसा जिसके उसकी कंप्लेंट जनरेट हो। तमाम ब्रेकर्स के टर्मिनल्स जो है ना वो टाइट किए जा रहे हैं। ये इस जॉब का मुस्तकिल हिस्सा है। इससे अगर आप शीशम पोशी करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। अगर इसको आप कंटिन्यूसली इसकी टाइटनेस चेक करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और प्रॉपर टूल यूज़ करना चाहिए उसको टाइट करने के लिए। जहाँ फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है फिलिप्स यूज़ करना चाहिए, जहाँ फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है वहाँ फ्लैट यूज़ करना चाहिए। देखें पहले फ्लैट स्क्रू ड्राइवर यूज़ हुआ है, अब फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर जो है ना उसको यूज़ किया जा रहा है। ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र या AVR या लाइन कंडीशनर जो भी इसको नाम दिया जाएगा उसके भी कनेक्शन टाइटनेस उसकी चेक की जा रही है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह के होते हैं। हो सकता है आपकी साइड पे कोई दूसरी तरह का लाइन कंडीशनर या वोल्टेज रेगुलेटर या AVR जिसको आप कहते हैं वो दूसरी तरह का मौजूद हो। तो टर्मिनल टाइटनेस चेक करने के बाद सिस्टम को लाइव कर दिया गया है और अब उसकी क्लीनिंग, अगर आप लाइव में क्लीनिंग कर सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज उसको बंद करके ही क्लीनिंग करनी चाहिए। ये इंडिविजुअल थर्मोस्टेट जो एयर कंडीशनर के यूज़ होते हैं रूम टेम्परेचर और उसके कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए। एक ट्रांसफार्मर जो साइटों पे यूज़ किया जाता है उसको भी आप स्विच ऑफ करके उसकी क्लीनिंग करके वापस उसकी चेक करके आप DP को क्लोज किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है उसके गिलास को अच्छी तरह साफ़ करके ताकि नीट एंड क्लीन नज़र आए। और ACs वापस ऑन कर दिए गए हैं सारे सिस्टम को। सेकंड AC की सर्विस भी हो चुकी है। इसी तरह जिस तरह आपने देखा उस AC को दूसरे को भी उसी तरह किया गया है। अब DP को फाइनल क्लीनिंग के बाद बंद कर दिया जाएगा और एयर कंडीशन का कंप्रेसर के करंट टेस्ट और उसका प्रेशर जो है ना उसको एक बार देखा जाएगा। ये देखें आप प्रेशर टेस्ट करने के लिए गेजेस टर्मिनल जो है उसको खोला गया है। ये आपने देखा प्रेशर थोड़ा सा, ये प्रेशर गेज पे
शो हो रहा है प्रेशर, शायद आप अच्छे तरीके से ना देख पाएँ। ये अब उसका करंट टेस्ट है। जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा इस पर रीडिंग ज़ाहिर करेगी कि ये इतना करंट जो है ना इसकी वैल्यू गुजर रही है। साथ में प्रेशर और उसको कंबाइन टेस्ट किया गया है ताकि पता चले कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं ठीक है। अब BTS रूम जो AC और बाकी चीज़ों को साफ़ करने के दौरान जो उसमें डस्ट आई थी उसको क्लीन किया जा रहा है। BTS रूम के बाद रूम का जो डोर और आउटर वॉल है उसको भी उसी तरह जैसे इंटरनल क्लीनिंग होती है इसी तरह उसको भी देखा जाता है ताकि बाहर से आने वाला आदमी को जितना अच्छा नज़र आए अंदर उससे भी बढ़कर हो। फिर अगर बाहर से ही देखने वाला दिल ख़राब हो जाए कि ये क्या है, यहाँ हाथ लगे हैं, कोई काले हाथ लगे हैं, कोई डस्टी हैं, तो ये एक कंप्लीट इसका ये टावर की लाइट भी इसी ज़ुमरे में आती है, BTS रूम की इंटरनल लाइट भी। थैंक यू।